बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 गुणकारी नीम। गुणकारी का मतलब होता है गुणों से युक्त और नीम का पेड़। गुणों से युक्त नीम का पेड़, एक ऐसा पेड़ नीम का पेड़ जो बहुत सारे जिसमें गुण है। तो चलिए पढ़ते हैं। नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा होता है। इसकी पत्तियों के किनारे दोनों तरफ से कटे हुए होते हैं। गाँवों में नीम के पेड़ को लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं। इसकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें इनमें से होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब यानी जो नीम का पेड़ होता है वो आम के ही पेड़ के जैसा ऊंचा होता है। और गांव में लोग इसलिए लगाते हैं नीम का पेड़ क्योंकि इसके अंदर से आर पार इसमें से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं। गर्मियों में इसकी छाया का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। गांव में बड़े बूढ़े इसकी छाया में ही बैठते हैं। नीम के पेड़ की छाया में बड़े बूढ़े गांव में बैठते हैं। बच्चे खेलते हैं और पशुओं को भी वहीं बांध दिया जाता है। इस प्रकार नीम का पेड़ एक घर का काम करता है। ठीक है, घर का काम का मतलब वहां पर पास में बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े बूढ़े उसकी पेड़ की छाया में बैठे होते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पशुओं को बांध दिया जाता है। नीम का स्वाद कड़वा होता है। वो तो सबको पता है कि नीम खाने में कड़वा होता है, लेकिन प्रातःकाल होते ही नीम की जो टहनी होती है उसको तोड़कर लोग दातुन करते हैं। दातुन यानी ब्रश आप करते हो तो नीम के पेड़ के दातुन से बहुत फायदे होते हैं। हालांकि वो कड़वा होता है लेकिन उसके दातुन करने से बहुत लाभ है। इससे दांत तो बहुत साफ और निरोग रहते हैं। नीम के पेड़ की जो दातुन करते हैं उससे हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत ही साफ हो जाते हैं और निरोग यानी कि बिना रोग के हो जाते हैं। दांतों में कोई रोग नहीं होता। इससे उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। नीम के दातुन करने से उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। नीम की प्रत्येक चीज में काम आती है। इसमें फूलों की सुगंध अच्छी, और इसकी फूलों की जो सुगंध होती है बहुत ही अच्छी होती है, गुणकारी होती है। नीम के पेड़ में भी फूल भी लगते हैं। उनकी फूलों की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है और गुणकारी होती है। सुबह शाम चलने वाली मंद हवा में इनकी गंध चारों ओर फैल जाती है। नीम के फूलों की जो सुगंध होती है, जब सुबह शाम हवा बहती है तो उससे उसकी गंध उसमें पूरी चारों तरफ फैल जाती है। नीम के पर लगे पत्तों को निम्बौली कहते हैं। नीम के जो पत्ते फल होते हैं, नीम के फलों को निम्बौली कहते हैं। इनका रंग हरा होता है और खाने में कड़वी होती हैं। क्या इन्हें खाने से पेट की बीमारियां भी दूर हो जाती है। जो नीम के फल होते हैं उसको निम्बोली बोलते हैं। जब उसका रंग हरा होता है और उसको खाने से हमारे पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। निम्बोली की गुठली से निकला तेल सब नीम का साबुन बनाने के काम आते हैं। नीम की गुठली जो निम्बोली होता है उससे गुठली से निकला हुआ जो तेल, उससे तेल निकलता है, उससे नीम का साबुन बनाने में मदद होती है। यह साबुन फोड़े फुंसियों को नष्ट कर देता है। बच्चों को होने वाली फुंसियों पर नीम की छाल घिसकर लगाने से बहुत आराम होता है। फोड़े फुंसी गर्मी में हो जाते हैं तो बच्चों को नीम का पेड़ की छाल अगर रगड़ देते हैं वहां पर तो उनको बहुत आराम मिलता है। नीम की पत्तियां भी कड़वी होती हैं। शीत ऋतु के अंत में नीम की पत्तियां झड़ जाती। जब शीत ऋतु यानी ठंडी का समय आता है, उसका जब समय जा रहा होता है ठंड का, तो नीम की पत्तियां भी झड़ जाती हैं। इसमें छोटी छोटी नई पत्तियां लेकिन जो निकलती हैं, जब जब सारी पत्तियां झड़ जाती हैं शीत ऋतु के अंत में, तो जो उसमें से नई छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं वो बहुत खाने में अच्छी होती हैं। वे अधिक कड़वी नहीं होती, इसलिए उन्हें लोग खा लेते हैं। नीम की कोमल पत्तियों को वो खा लेने से आंखें नहीं दुखने पाती। जो आंख की प्रॉब्लम होती है, अगर आप नीम की कोमल पत्तियों को खा लोगे तो उससे आंखें भी नहीं दुखती हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालने कर नहाने से दांत, खाज, फोड़े, फुंसी आदि नहीं होते हैं। नीम की जो पत्तियां वो भी बहुत फायदेमंद है। उनको जब हम तोड़ के पानी में डालकर उबाल करके नहाते हैं तो उससे फोड़े, फुंसी, दांत, खुजली ये सब नहीं होते हैं। तो नीम कितना फायदेमंद पेड़ है।
नीम की पत्तियों को लोग सुखाकर गर्म कपड़ों और किताबों में रखते हैं। ये सूखी पत्तियां अनाज में भी रखी जाती हैं, जानते हो क्यों? ऐसा करने से कपड़ों, किताबों, अनाजों में कीड़े नहीं लग पाते हैं। नीम की पत्तियों को हम सुखा करके अनाजों में, किताबों में रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लग पाए। नीम की पत्तियों को सूखी पत्तियों को जलाकर उनका धुआं करने से मच्छर भी भाग जाते हैं। इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी काम में लाया जाता है। इसलिए नीम के पेड़ को बीमारी भगाने का पेड़ भी कहा जाता है। नीम के पत्तों को, नीम के पेड़ को किसी न किसी प्रकार से यूज में लाते हैं, इसलिए इसको बीमारी भगाने वाला पेड़ भी कहा जाता है। तो ये था गुणकारी नीम, नीम के बारे में था। नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा होता, उसी की तरह ऊंचा होता है और इसकी पत्तियां कटी हुई होती हैं किनारे से। और नीम के पेड़ के एक फल जो होता है उसको निम्बोली कहते हैं, वो हरे रंग का होता है। इस निम्बोली के कुटली को से उसमें से जो तेल निकलता है उससे हम उसको यूज करते हैं, उससे साबुन बनाने के काम आता है। नीम के छाल को रगड़ते जब बच्चों को फोड़े फुंसी होते हैं उसमें भी आराम होता है। नीम के पानी को, पत्तियों को पानी में डाल के उबालने से भी, नहाने से उससे त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। तो नीम के बहुत सारे फायदे हैं जो कि इस किताब में, इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए हम इस पाठ से संबंधित, नीम गुणकारी नीम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए, पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो नीम का स्वाद कड़वा होता है या मीठा होता है? तो नीम का स्वाद कड़वा होता है। हालांकि ये कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद बहुत होता है नीम का पेड़ का स्वाद। नीम का स्वाद, नीम का दातुन करने से दांत कैसे रहते हैं, रोगी या निरोगी? तो निरोगी। जब नीम का दातुन करेंगे तो जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, निरोगी यानी बिना रोग का। नीम की पत्तियों को क्या करने से, लेने से आंख नहीं दुखती, खा लेने से या पी लेने से? तो खा लेने से हमारी आंखें नहीं दुखती हैं। नीम की पत्तियों। फिर है ऋतु में नीम की पत्तियां झड़ती हैं, शीत ऋतु में या ग्रीष्म, यानी ठंडी की ऋतु में या ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में? तो ठंडी की ऋतु में यानी शीत ऋतु में नीम की पत्तियां झड़ने लग जाती हैं। नीम पर लगे फलों को क्या कहते हैं, निम्बोली या गुठली? निम्बोली। गुठली तो आम के अंदर होता है, लेकिन इनके फलों को, नीम के फलों को निम्बोली कहते हैं। अब है सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का। आम के पेड़ के समान नीम का पेड़ ऊंचा होता है, तो किसके समान होता है? तो उत्तर में आपको 3 में से एक करना है। केले के पेड़ के समान, आम के पेड़ के समान या गुलाब के पेड़ के समान? तो नीम का पेड़ ही होता है आम के पेड़ के समान ऊंचा होता है। दूसरा है, नीम के किस भाग को लोग दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन क्या था, नीम के टहनी को या डाल को या तना को? तो उत्तर आएगा टहनी, यानी कि उसके टहनी को हम दातुन के रूप में यूज करते हैं। फिर है, नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं करने से कौन भाग जाते हैं? तो सफेद, ये पक्षी को, कीड़े या मच्छर? तो मच्छर भाग जाते हैं। हम जब नीम के पत्तियों को सुखाकर जलाते हैं तो उससे मच्छर भाग जाते हैं। तो चलिए हम और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इसी में एक और प्रश्न रह गया है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाने का। एक प्रश्न और इसमें है, पांचवा, चौथा, कि निम्बोली का रंग कौन सा कलर का होता है? निम्बोली का रंग होता है, निम्बोली कौन होता है? निम्बोली आम के नीम का फल होता है। निम्बोली का रंग होता है, चलिए देखते हैं। तो निम्बोली का रंग कौन सा कलर का होता है? ऑप्शन है सफेद या फिर नीला या फिर हरा। तो उत्तर क्या आएगा, स नंबर का, यानी कि हरा। नीम की निम्बोली का रंग होता है हरा। अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के उत्तर।
पहला है, नीम की पत्तियां कैसी होती हैं? नीम की पत्तियां कैसी होती हैं? तो उत्तर लिखिए, नीम की पत्तियां पत्तियों के किनारे दोनों तरफ से कटे होते हैं। नीम की पत्तियां दोनों किनारों से दोनों तरफ से कटे होते हैं। नीम की पत्तियां इस प्रकार होती हैं। अब दूसरा लिखते हैं, नीम की पत्तियां किस काम आती हैं? तो नीम की पत्तियां हमारे बहुत काम आती हैं। तो चलिए उत्तर में लिखते हैं, नीम की कोमल पत्तियों को खा लेने से आंखें नहीं दुखती हैं। आंखें नहीं दुखती हैं। और क्या है इसमें? और है, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहा लेने से त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबालने से त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते। त्वचा मतलब कि आपके शरीर की स्किन, त्वचा, त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। तो गुणकारी नीम का ये बहुत फायदा है नीम का, कि नीम की कोमल पत्तियों को खा लेने से आंखें नहीं दुखने पाती हैं। नीम की कोमल पत्तियों को खाते हैं जब, और जब नीम की पत्तियों को डाल करके पानी में उबाल जाता है, उबाल करके खाते हैं, तो उससे त्वचा संबंधी, उबालने से त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। तो गुणकारी नीम तो बहुत ही फायदेमंद है। नीम बहुत ज्यादा यूजफुल है। निम्बोली खाने से क्या लाभ है? निम्बोली जो कि नीम का फल होता है। तो ये प्रश्न है कि निम्बोली खाने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? निम्बोली खाते हैं तब, यानी नीम का फल खाते हैं तो उससे क्या लाभ है? उत्तर देखिए, निम्बोली खाने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। पेट की बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है, निम्बोली जब नीम की जो गुठली, नीम का जो फल होता है उसको खाने से पेट की बीमारियां सभी दूर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि नीम के तेल को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है? नीम के तेल को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है? तो चलिए हम देखते हैं कि नीम का जो तेल होता है वो किस प्रकार उपयोग में आता है। नीम के तेल से साबुन बनाया जाता है।
साबुन, नीम के पेड़ किससे साबुन बनाया जाता है? उसके तेल से। और इसका साबुन से क्या होता है? फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। नीम का साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। तो जब नीम का जो तेल होता है उससे साबुन बनता है और वो साबुन हमारे शरीर के जो भी फोड़े फुंसियां होती हैं उसको ठीक कर देता है। तो एक प्रश्न और है जो मैं ऊपर लिख रही हूँ। नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5, नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? बताते हैं। फिर नीम का पेड़ बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो देखते हैं कैसे उसको बोलते हैं। नीम के पेड़ के भाग को किसी न किसी औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी औषधि यानी दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे बीमारी भगाने वाला पेड़ भी कहा जाता है। इसी नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ भी कहा जाता है। पेड़ भी कहा जाता है। तो ये था प्रश्न उत्तर कि लास्ट का क्वेश्चन था कि नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि नीम के पेड़ प्रत्येक भाग को किसी न किसी औषधि यानी दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए नीम के पेड़ को औषधि ये बीमारी भगाने वाला पेड़ कहा जाता है। अब हम भाषा बोध पे आते हैं, जो कि आपके इस टेक्स्ट बुक में आया है। चलिए देखते हैं भाषा बोध में क्या है। पहला आता है, आपको क्या करना है इसमें, भाषा बोध में पाठ में से चुनकर से 3 वाक्य लिखने हैं जिसमें विशेषणों का प्रयोग हुआ है। तो विशेषणों का प्रयोग करना है, तो वैसे 3 वाक्य लिखने हैं, तो विशेषण लिखना उसमें। तो पहला वाला वाक्य मैं लिख रही हूँ कि नीम का स्वाद कड़वा होता है। तो इसमें क्या विशेषण है? इसमें विशेषण का मतलब जो विशेषता बता रहा है। तो नीम की विशेषता है कि वो कड़वी है, इस वजह से वो विशेषण। फिर नीम का पेड़ पेड़ के समान ऊंचा होता है।
ऊंचा होता है, ऊंचा इसमें विशेषण है क्योंकि ये पेड़ के बारे में है कि पेड़ ऊंचा है, तो ये इसकी विशेषता है कि वो ऊंचा है और किसके समान ऊंचा है, आम के पेड़ के समान। अगला है कि निम्बोली का रंग हरा होता है, जो कि नीम का फल होता है। तो निम्बोली एक संज्ञा है और इसका विशेषता आ रही है हरा, क्योंकि इसकी विशेषता इसका कलर है, रंग है जो कि हरा है, इसलिए ये विशेषण हुआ। अगला है लिंग निर्णय, लिंग निर्धारित करना है, लिंग निर्णय यानी लिंग बताना है। तो चलिए देखते कौन कौन से लिंग का आ रहा है इसमें। हाँ, पहला आता है नीम, इसको क्या कहते हैं, कौन सा लिंग है, ऋतु। पेड़, पत्ती, फिर धुआं और मच्छर। ये सभी लिंग के बारे में है कि कौन सा ये लिंग है, आपको लिखना है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, तो नीम है पुल्लिंग, नीम का पेड़ बोलते हैं, यानी कि ये है पुल्लिंग में आता है। ऋतु यानी ऋतुएं भी बोलते हैं, ये स्त्रीलिंग में आएगा, इससे प्रोनाउंस हो रहा है, स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग। पेड़ भी पुल्लिंग में आता है। उसी प्रकार अब आता है पत्ती, तो पत्तियां हो जाती है जब हम बहुवचन करते हैं, ये स्त्रीलिंग में आता है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है और ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग है। धुआं पुल्लिंग हो जाता है, आ हो रहा है शब्द लास्ट में, तो पुल्लिंग, और मच्छर भी पुल्लिंग में आता है। तो ये हुआ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग का निर्णय। अब है तो अब आता है विलोम शब्द, तो ग नंबर पे आ रहा है विलोम शब्द करना है हमें। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, एक का उल्टा। तो सुगंध निरोगी, सुगंध का उल्टा लिखना है हमें निरोगी। फिर तीसरा आता है गुणकारी, गुणों वाला। चौथा है शीत, फिर पांचवा है स्वस्थ, और छठवां है कड़वी। तो इसका हमें विलोम लिखना है, यानी कि उल्टा शब्द क्या होता है, तो सुगंध का उल्टा हो जाता है, सुगंध मतलब अच्छा सुगंध, दुर्गंध, सुगंध का दुर्गंध, यहाँ पे बिंदी और ये ऐसे हो जाता है। और निरोगी का हो जाता है रोगी, निरोगी मतलब बिना रोग का, रोगी मतलब रोग। गुणकारी, तो इसका गुणकारी मतलब गुणों वाला, गुणों से युक्त, और इसका गुणहीन हो जाता है, यानी कि बिना गुणों वाला। शीत यानी कि ठंडा, तो उष्म यानी कि गर्म। उसी तरह से आ जाता है स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ, बीमार हो जाता है स्वस्थ व्यक्ति का। कड़वी का हो जाता है मीठी, कड़वी का उल्टा हो जाएगा मीठी। तो ये था विलोम शब्द, हमारा लिंग निर्णय हो गया विलोम शब्द। अब हम करेंगे शब्दों के एक शब्द, शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, यानी कि बहुत सारा वाक्य एक दिया गया है, उसका एक शब्द लिखना है। तो ये घ नंबर का प्रश्न है, शब्दों के लिए एक शब्द जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिसका स्वास्थ्य, हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, स्वस्थ। एक शब्द आ गया स्वस्थ, कि आप स्वस्थ हो ऐसे बोलते हैं। दूसरा है जो कभी न मरे, अमर, जो कभी न मरे, यानी कि जिसकी मृत्यु कभी ना हो, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है अमर, अमर। तीसरा आता है जिसका आकार हो, यानी जो शेप में हो, जिसका आकार हो तो वो हो जाता है साकार, और जिसका आकार न हो, चौथा है जिसका आकार
ना हो तो वो हो जाता है निराकार, बिना आकार वाला। साकार का उल्टा निराकार होता है, जिसका आकार ना हो वो हो जाता है निराकार। तो ये था शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है तत्सम शब्द। भाषा बोध में ही ये आ रहा है। तत्सम शब्द को छाटिए और रेखांकित कीजिए। तत्सम शब्द वो होते हैं जो बाद में इसमें जुड़ते हैं। कैसे? गाड़ी, आकाश, जो आगे की तरफ जुड़ जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं। झोपड़ी, फिर है रेडियो, पृथ्वी और जल। रेडियो, पृथ्वी, जल। इस तरह से और दो शब्द आ रहे हैं, कवि और दिव्या। तो हमारा तत्सम शब्द इसमें कौन सा आता है? तत्सम शब्द क्या होता है? जो आगे जुड़ करके शब्द बन जाता है। जैसे कि आकाश एक तत्सम शब्द हुआ, पृथ्वी में भी तत्सम है, जल में भी तत्सम है, और कवि, कवि भी एक तत्सम शब्द है। कवि, कवि के बाद ई आ रहा है, बड़ी ई पर प्रोनाउंस हो रहा है। आकाश, काश, पृथ्वी, ई, जल, अल। तो ये तत्सम शब्द होते हैं। और अगला आता है बहुवचन। ये अंग का था, ये च, बहुवचन। तो बहुवचन शब्द क्या होते हैं? चलिए हम वो बहुवचन करते हैं। पहला है पत्ती। पत्ती का बहुवचन क्या होता है? पत्तियां। ये तो पता है ना। जब बड़ी की मात्रा होती है तो छोटी की मात्रा हो जाती है आगे से। किरण, फिर इसका हो जाता है किरणें, बहुत सारी किरणें। तीसरा जड़, तो इसका हो जाएगा जड़ें। ठीक है। चौथा है टहनी, टहनी, टहनिया हो जाता है। बड़ी की मात्रा है तो आगे से चंद्रबिंदी, छोटी की मात्रा। पांचवा निम्बोली, आम की नीम की निम्बोली होती है तो इसको निम्बोलिया बोलते हैं जब बहुवचन में आता है, क्योंकि बड़ी की मात्रा बाद में आ रही है। 6 नंबर पे आता है गुठली। इसमें भी बड़ी की मात्रा है बाद में तो छोटी की मात्रा में बदल जाती है, गुठलियां हो जाती है। गुठलियां, गुठली का गुठलियां। 7वां पुस्तक। पुस्तक एक पुस्तक तो उसमें एक ही मात्रा आएगी, पुस्तकें, एक ही मात्रा। और फोड़ा, फोड़ा का हो जाता है बहुवचन फोड़े। ठीक है, फोड़े। ये हो गया बहुवचन बदलना। अब आता है उचित सर्वनाम शब्द भर करके वाक्य पूरे करने हैं। तो सर्वनाम शब्द देखते हैं कौन से आ रहे हैं और हमें वाक्यों को उसको पूरा करना है सर्वनाम शब्द भर करके। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम में पहला है डैश साबुन फोड़े फुंसियों को दूर ठीक करता है। फोड़े फुंसियों, फोड़े फुंसियों को दूर करता है। तो यहाँ सर्वनाम आगे लिखना है, क्या आएगा? यह साबुन हो जाएगा, यह हो गया सर्वनाम। दूसरा है डैश कौन हो, तो इसके आगे सर्वनाम क्या आएगा? तुम कौन हो। तीसरा आ जाता है खाने के लिए लाओ, खाने के लिए डैश। यहाँ बीच में क्या करेंगे सर्वनाम में? तो सर्वनाम हो जाएगा बीच में खाने के लिए कुछ लाओ, यानी ये है सर्वनाम। अब है इस राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है, सही या गलत। तो चलिए देखते हैं ये कौन से शब्द हैं जो सही या गलत लगाना है इसमें। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, तो ये वाला गलत है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे तो स्त्रीलिंग नहीं कहते, पुल्लिंग कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा, जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति, ठीक है। तो स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग ही कहते हैं, ये सही होगा। ये वाला सही है क्योंकि इससे स्त्री जाति का बोध होता है। तीसरा है, शब्द के जो रूप से बोध हो कि पूरे स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ये सही है कि क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जातियों को ही प्रदर्शित कर रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये था हमारा भाषा बोध जिसमें हमने बहुत चीजें पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा? विशेषणों का प्रयोग, लिंग निर्णय करना, विलोम शब्द, बहुवचन, एक शब्दों के अनेक शब्द, फिर उसके बाद तत्सम शब्द, सर्वनाम और सही और गलत जिसमें कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा चैप्टर पार्ट 6, इसका नाम था गुणकारी नीम। और ये गुणकारी नीम बहुत फायदेमंद है जिसका आप इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हो। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हो और इसके फायदे ले सकते हो गुणकारी नीम के।